Hello, my dear students and learner. Today I am going to continue the first chapter of Indian economics, that is the Indian economy on the eve of independence. मतलब कि ये है कि when द ब्रिटिशर लेफ्ट द इंडिया, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा था तो उसके बाद हमारी जो इकनॉमी थी उसकी कंडीशन कैसी थी, है ना, उससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। तो वी आर हेयर फॉर आवर थर्ड लेक्चर, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉपिक्स ऑफ दिस वीडियो, है ना। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक हैं इस वीडियो के वो ये हैं कुछ इस टाइप से। डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मीन्स कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है उसके अलग अलग फीचर होते हैं, है ना। उस देश की पॉपुलेशन को उसके हम फीचर से पता करते हैं। जैसे कि कौन कौन से फीचर हैं उसके? व्हाट इज़ द बर्थ रेट of that country, death rate of that country, what is the infant mortality rate, life expectancy rate and literacy rate, ठीक है। इन सारी चीज़ों, ये सारी जो टूल्स हैं, ये सारे टूल्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं ये पता करने में कि जो कंट्री है उसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बर्थ रेट के बारे में, है ना। तो बर्थ रेट आपको पता है, बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर कंट्री इन अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर कंट्री किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने बर्थ होते हैं, ठीक है। और इसको हम कंपेयर करते हैं 100 बर्थ से, पर 1000 बर्थ, ठीक है ना। हर 1000 लोगों पर कितने लोग क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, ठीक है। ऐसी डेथ रेट का भी होता है, ठीक है। इट इज़ अ नंबर ऑफ पीपल डाइड, है ना, इन अ पर्टिकुलर कंट्री इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको भी हम कंपेयर करते हैं किससे? पर 1000 में से, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमारी कंट्री में 15 लोग, 15% जो लोग, 15% डेथ रेट है हमारी कंट्री की। तो उसका मतलब ये है कि हर 1000 लोगों में से 15 लोग हर साल हमारी कंट्री में डेथ होती है, एक्सपायर होते हैं वो लोग, ठीक है। अगर डेथ रेट कितनी है? 15%। तो इस 15% का मतलब ये है हर ईयर हमारी कंट्री में जो लोगों का निधन होता है, मतलब जो लोग एक्सपायर होते हैं, जो डेथ होता है, उसका क्या मतलब है? इस 15% का हर 1000 लोगों में से 15 लोग हर साल मरते हैं, है ना। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का क्या मतलब है? 1 साल से कम के बच्चे, है ना, जिनकी मृत्यु हो जाती है ना, द चाइल्ड who do not live अप टू द एज आफ्टर द एज ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा जो रह नहीं पाते हैं ना, जी नहीं पाते हैं, जिनकी मृत्यु 1 साल से पहले हो जाती है ना, पर 1000 लोगों पर, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, दोस्तों आपको इसके बारे में पता होगा। एक एवरेज व्यक्ति, ठीक है, पर्टिकुलर कंट्री में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने समय तक अपने जीवन व्यतीत करता है, मतलब उसकी एज कितनी है। मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट का जो बीच का होता है वो क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। मान के चलिए अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो है 55%, 55 ईयर। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो औसतन व्यक्ति है वो 55 ईयर्स तक जीवित रह सकता है, ठीक है। इसका ये मतलब है। लिटरेसी रेट आप सबको पता है, द पर्सन हु इज़ एबल टू रीड एंड राइट दैट इज़ लिटरेट। वो व्यक्ति जो लिख पाए और पढ़ पाए वो क्या होता है? लिटरेट होता है, ठीक है। तो साक्षरता की जो दर है हमारे देश में क्या है, उससे वो भी क्या, एक डेमोक्रेटिक प्रोफाइल है, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, कितने लोग छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, वो हम डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन्स में पढ़ेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हमारे देश का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, है ना। प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी में, सेकेंडरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, और टर्शरी सेक्टर ने फाइनली कितना कंट्रीब्यूट किया। प्राइमरी सेक्टर के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, ये एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिसमें हम मदर अर्थ से रिलेटेड जो रिसोर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर उसका यूज़ करते हैं। सेकेंडरी जो सेक्टर होता है वो मोस्टली किसके लिए रिलेटेड होता है?
मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें या तो ब्रिजेस हो सकते हैं, डैम्स हो सकते हैं, इन चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, गुड्स और सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, और आखिरी जो सेक्टर है वो है टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो डाटा आपके सामने है ये इंडिपेंडेंस का डाटा है, ठीक है, यानी कि इंडिया 72.7% जो उसकी इनकम थी उसका 72.7% वो प्राइमरी सेक्टर से अर्न कर रहा था, 10% वो सेकेंडरी सेक्टर से अर्न कर रहा था और 17% वो टर्शियरी सेक्टर से। तो हमारा जो डिपेंडेंस था मोस्टली वो किस सेक्टर पर था, प्राइमरी सेक्टर पर, ठीक है ना। तो ये टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा हमने किस टॉपिक के बारे में पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा था कि ब्रिटिश एरा में फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन थी, है ना। हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल कंडीशन के बारे में कि इंडस्ट्रियल कंडीशन क्या थी, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर के समय, है ना। हमने पढ़ा था कि नोशनल ग्रोथ थी हमारी, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी, बहुत वीक ग्रोथ थी हमारी इंडस्ट्री में। हमने पढ़ा था कैसे हमारी हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है वो कैसे उस जो क्राफ्टमैनशिप है, जो आर्टिसंस हैं उनकी जो क्राफ्टमैनशिप है वो कैसे डिके होती गई, किसकी वजह से, टैक्स रेट की वजह से, टैरिफ पॉलिसी की वजह से, है ना, ट्रेड पॉलिसीज़ की वजह से। तो जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी और जो ट्रेड पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से कैसे ये चीज़ें नीचे आई, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, है ना, और हम इन टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम बात करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के दौरान डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारी इकनॉमी जी वो स्टैगनेंट थी। स्टैगनेंट का मतलब होता है ज़ीरो ग्रोथ, जिसके अंदर बिल्कुल ग्रोथ ना हो, है ना, जो इकनॉमी जैसे इकनॉमी की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हो, स्टैगनेंट इकनॉमी, ठीक है। तो हमारी इकनॉमी की जो ये कंडीशन थी उसके कुछ कारण थे डेमोक्रेटिक कंडीशन की वजह से। पहला है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हमारी कंट्री में उस समय बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा थे, नियरली 48 और 40 पर 1000। इसका मतलब है हर 1000 लोगों में से 48 लोगों का बर्थ हो रहा था, है ना, और 40 लोग की डेथ हो रही थी, ठीक है। जिस कंट्री का बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको पॉवर्टी मेजर्स और ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, है ना, क्योंकि इससे पॉवर्टी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। बात करेंगे हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की, है ना, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1, मतलब 1 साल से पहले बच्चों की डेथ हो जाना। बच्चे 1 साल नहीं जी पाते, इसका मतलब 1 साल से ज़्यादा, है ना। तो इसका मतलब ये है वो भी बहुत ज़्यादा थी, और उसको भी हम काउंट करते हैं 1000 लाइफ बर्थ पर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इट वाज अबाउट 218 पर 1000, यानी कि हर 1000 बच्चों में से 218 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी 1 साल से पहले, ठीक है। और आज सिर्फ 32% है। इसका मतलब ये है कि परसेंट नहीं, पर 1000, मतलब आज हर 1000 बच्चों में से 32 जो नवजात शिशु हैं उनकी मृत्यु होती है। तो हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये साइन है पुअर हेल्थ केयर कंडीशन का, जिसकी वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी इंक्रीज़ होती है। पॉवर्टी इंक्रीज़ होने का भी ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो अगर किसी देश की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स उसके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, ओके। तो लिटरेसी रेट का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं हम लोग। लिटरेसी रेट का मीनिंग होता है साक्षरता की दर, है ना। लिटरेसी का मीन्स होता है द पर्सन हु इज़ एबल टू रीड एंड राइट। वो व्यक्ति जो लिखने और पढ़ने में सक्षम है वो लिटरेट कहलाता है, यानी कि साक्षर कहलाता है, ठीक है। वॉज नियरली 16%। तो लिटरेसी रेट जो थी उस समय सिर्फ महज 16% यानी कि 16% थी, जो कि बहुत कम थी। मतलब हमारे देश में, देश की जो करोड़ों की आबादी थी उसका सिर्फ 16% लोग ही साक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे थे, ठीक है। जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि हमारा जो समाज था वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो रहा था, ठीक है। और यही इकोनॉमिक बैकवर्ड का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो इकोनॉमिक स्तर था वो गिरता जा रहा था, ठीक है। फीमेल लिटरेसी रेट विल
was still worse only 7%, और जिसमें से फीमेल लिटरेसी जो रेट थी वो और ज़्यादा कम थी, जो सिर्फ 7% थी। ठीक है, यानी कि हमारी जो सोसाइटी थी वो जेंडर बाइज सोसाइटी थी। इसका मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन करती थी, भेदभाव करती थी मेल एजुकेशन और फीमेल एजुकेशन में। ठीक है, तो ये कंडीशन थी लिटरेसी रेट की हमारी कंट्री में। तो डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन, सो डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन मीन्स चेंज ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन का पूरी तरीके से चेंज हो जाना है। ठीक है, चेंज हो जाना मतलब जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, मतलब कि उसमें जेंडर कौन सा, मतलब कि हमारी पॉपुलेशन में कौन सा जेंडर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, मतलब फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं। ठीक है, और इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट कितनी है, बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है। तो ये सब क्या होता है, डेमोग्राफिक होता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब ये सारी चीज़ें कितना चेंज हो रही हैं, यानी कि पॉपुलेशन हमारा किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना बदल रहा है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो 1921 को हमारे देश में सबसे बड़ा माना जाता है समय जिसमें डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन हुआ था, और इसको हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। प्रायर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर consistent. Size of population keep fluctuating, increase in one census and decrease in another. मतलब 1921 यानी 1921 से पहले हम देखेंगे तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया में वो कभी सेम नहीं रही है ना, वो हमेशा चेंज होती रही है, कभी इंक्रीज़ हो जाती है और कभी डिक्रीज़ हो जाती है, कभी किसी फीचर में इंक्रीज़ हो जाता है, कभी किसी फीचर में डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो पॉपुलेशन कभी हमारी चेंज नहीं रही है, सेम नहीं रही है, आई मीन टू से। Third point, after 1921 population in India recorded a constant rise। तो 1921 के बाद से जो पॉपुलेशन रही है इंडिया की वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, दस और उसके फोर्थ पॉइंट, दस द सेंसस 1901 शोड अ डिक्लाइन ऑफ 0.04 करोड़ in total population, that is 23.87 करोड़ in 1921 and 23.83 करोड़ in 1901। इसका मतलब 1891 से 1901 तक जो डिक्लाइन रहा है किसका, पॉपुलेशन का, सेंसस का, और 1921 के बाद से कॉन्स्टेंटली राइज हुई है, यानी कि हमारे देश की जो जनगणना है, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, सो द सेंसस 1911 शोज़ अ राइज, है ना। 1911 में हमारी जो पॉपुलेशन थी उसमें इंक्रीज़ हमें देखने को मिलता है 1.38 करोड़ का, है ना, जो कि 28.83 करोड़ से, है ना, 25.21 करोड़ तक आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंक्रीज़ हो रही है हमारी पॉपुलेशन। देखिए फिर 1911 में। ओके, हम 7 पॉइंट के बारे में। फ्रॉम द ईयर 1921 ऑनवर्ड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नेवर डिक्लाइन। 1921 के बाद से हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें कभी भी डिक्लाइन यानी कि पतन नहीं आया, वो कभी कम नहीं हुई है, वो कॉन्स्टेंटली हमेशा राइज हुई है। 1931 का जो सेंसस है वो रिकॉर्ड करता है 2.76 करोड़ का राइज इन पॉपुलेशन। 1941 में राइज हुआ है कितना, 3.96 करोड़, यानी कि 31 में 2.76 करोड़ इंक्रीज़ हुआ है और 1941 में 3.96% डिक्रीज़ हुआ है। 1951 में राइज हुआ है 4.24 करोड़। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम देखें तो 1921 के बाद जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से इंक्रीज होता रहा है। अ कंस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन लीड टू एक्सेसिव बर्डन ऑन द मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जाएगी इंडिपेंडेंस के बाद से तो सीधी सी बात है कि हमारी जो इकनॉमी है उस पर बर्डन आएगा, किस चीज़ का, कि हमें उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं पैदा करनी होंगी, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन पर हमें खर्चा करना होगा इतनी सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करानी होगी इतनी सारी पॉपुलेशन को हमें, है ना, तो रोड्स बनाने होंगे, कंस्ट्रक्शन कराना होगा उसका। तो यहाँ पर देश पे आर्थिक जो है और भी ज़्यादा
थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि बर्डन आ जाता है ना, इकोनॉमिकली किसी भी देश पे अगर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि अब उसको अपने नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया करानी होती हैं, ठीक है, और पर्सन बढ़ जाते हैं यानी कि इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बर्डन भी है देश के ऊपर, ठीक है। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट कंट्री का बढ़ता है तो उसकी वजह से जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होता है वो कम होता जाता है, यानी कि अगर हम पैसा लगाएंगे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को मेंटेन करने में, ठीक है, तो हम उसकी ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट है वो काफ़ी पिछड़ जाता है, काफ़ी पीछे रह जाता है। ओके, 10th पॉइंट, तो जब हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उसको संभालने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा हमारे देश को, ठीक है। तो उसकी वजह से ग्रोथ जो रेट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम ज़्यादा ग्रोथ रेट पर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये एक इंडियन इकनॉमी का हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है हमारी इकनॉमी के बैकवर्ड जाने का और स्टैग्नेशन का। तो increase in the population is also a very important point and it contribute a lot फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ आर इकनॉमी, हमारी इकनॉमी को बैकवर्ड लेके आने के लिए और स्टैग्नेशन के लिए बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले किया है किसने, पॉपुलेशन ने। तो ये डिसएडवांटेज है किसी भी कंट्री के लिए कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। 11th पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर, द अंडरलाइन फैक्ट इज़ दैट टिल 1951 द राइज इन द इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज नेवर अलार्मिंग, इट रेंज बिटवीन माइल्ड टू मॉडेस्ट। देखिए 1950 के बाद भी जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं थी, मतलब अलार्मिंग कंडीशन पे नहीं थी। अलार्मिंग कंडीशन मतलब कि ऐसी कंडीशन जिस पर मतलब पर पर्सन एरिया फॉर पर पर्सन बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो वो अलार्मिंग कंडीशन होती है। तो अभी भी जो पॉपुलेशन थी वो माइल्ड पॉपुलेशन थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। बात करते हैं 12th पॉइंट के बारे में, इट वाज ओनली फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड। अगर 1951 के बाद से देखा जाए तो जो राइज इन पॉपुलेशन है वो और भी ज़्यादा हो गया, मतलब पॉपुलेशन जो राइज है वो एक्सप्लोजिव हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वृद्धि हो गई हमारे देश में, ठीक है। द कंट्री स्टार्टेड फेसिंग अ सीरियस चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो 1951 तक जो पॉपुलेशन था वो ठीक था, अलार्मिंग कंडीशन में नहीं था, लेकिन 1951 के बाद जो पॉपुलेशन में जो वृद्धि हुई है ना, वो बिल्कुल अलार्मिंग कंडीशन यानी कि एक ऐसे स्तर पर हो गई कि जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा क्या उठाना पड़ा, लॉस उठाना पड़ा, क्योंकि उसकी इकनॉमी पिछड़ना शुरू हो गई, ठीक है, बैकवर्ड आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो उससे आर्थिक वृद्धि पर बहुत बड़ा नुकसान होता है और नुकसान हुआ भी था, ठीक है। नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि व्यावसायिक। तो व्यावसायिक स्थिति क्या थी इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री की, ठीक है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि इसका मतलब यह है कि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, उस समय जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो वर्किंग पॉपुलेशन कितनी परसेंट प्राइमरी में, कितनी सेकेंडरी में और कितनी परसेंट टर्शरी में थी, ठीक है। यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन का कितना हिस्सा प्राइमरी का था, कितना सेकेंडरी का था, कितना टर्शरी में कंट्रीब्यूट करता था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक टेबल पढ़ेंगे जो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर को शो करता है इंडिपेंडेंस के समय में। ये जो डाटा है 1951 से रिलेटेड है, क्योंकि 1947 का जो डाटा है वो हमारे लिए रिलायबल नहीं है और अवेलेबल भी नहीं है। तो हम 1951 के डाटा के बारे में बात करेंगे इस टेबल में, ओके। Now, as you can see on your screen, table 2 showing the occupational distribution of India at the time of independence, यानी कि occupational structure इंडिया का आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर था वो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो थी उसकी 72.7% जो पॉपुलेशन थी वो किस में इंगेज थी, प्राइमरी सेक्टर में। और उसमें से भी 50% किस में इंगेज थी, एग्रीकल्चर में। मतलब हमारा जो देश है उसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है मोस्टली वो किस में इंगेज है, एग्रीकल्चर में इंगेज है। तो ये 1951 का डाटा है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 10% इंगेज है और जो टर्शरी सेक्टर है उसमें सिर्फ 17.2% इंगेज है, जिसमें से भी ट्रांसपोर्टेशन का 5.2%,
है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स 5.2%, ट्रांसपोर्टेशन जो है 1.4% है, और बाकी की सर्विस मिला के 10% है ना। तो ओवरऑल तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% लोग हमारे देश के लगे हुए हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन देते हैं। 19% जो लोग हैं, जो सबसे हाईएस्ट रेट है 50 के बाद, वो एग्रीकल्चर लेबर हैं। 2.4% लोग फिशरी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांटेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इंडिया का, जो आप टेबल में देख रहे हैं, जिसमें से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर प्ले देयर डोमिनेंट रोल इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल, ठीक है ना। ऑक्यूपेशन में जो सबसे ज़्यादा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है वो कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। ओके, तो हम रीज़न देखते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की पहला है एग्रीकल्चर, ये प्राइमरी सोर्स है हमारे देश में ऑक्यूपेशन का, ठीक है। 72.7% वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज है इसमें, है ना। और जो लोग डिपेंड हैं किस पर? एग्रीकल्चर पर, वो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे एडवांस कंट्रीज़ होती हैं है ना, वो सबसे कम डिपेंड होती हैं किस पर? एग्रीकल्चर पर। और हमारी जो देश है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, है ना। तो हम अंडर डेवलप्ड होते जा रहे हैं, ठीक है। बैकवर्डनेस का कारण यही है ना, क्योंकि एडवांस जो कंट्री होती है वो डिपेंड नहीं होती किस पर? प्राइमरी सेक्टर पर। जैसे कि इंग्लैंड है ना, और अमेरिका है, ये सिर्फ 2% डिपेंड है। जापान 12% डिपेंड है, जर्मनी 4% डिपेंड है ना। तो ये बड़े बड़े उन्नत जो देश हैं, डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, वो डिपेंड नहीं होते किस पर? प्राइमरी सेक्टर पर, ठीक है। तो ये बैकवर्डनेस का एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम लोग फैक्टर है। दूसरा है इंडस्ट्री, तो ये सोर्स अच्छा सोर्स होना चाहिए ऑक्यूपेशन का, लेकिन हमारी कंट्री में ये सिर्फ वर्किंग जो पॉपुलेशन उनका सिर्फ 9% लोग ही इसमें इंगेज हैं। लेकिन जो एडवांस कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि यूएसए है, इंग्लैंड है, जापान है, देखिए उनका कंट्रीब्यूशन 32%, 42% और 39% है। तो ये भी एक बैकवर्डनेस का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, पॉइंट है हमारा अनबैलेंस ग्रोथ, है ना। तो जो टेबल है उससे हमें ये दिखाई देता है कि जो ग्रोथ है हर सेक्टर में वो अलग अलग है, मतलब बैलेंस ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर और जो टर्शरी सेक्टर है ना, वो काफ़ी पीछे हैं। जबकि हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे है ना। तो अगर एक इकनॉमी डेवलप्ड इकनॉमी बनना चाहती है, या कोई इकनॉमी डेवलप्ड इकनॉमी है, एडवांस अगर इकनॉमी है अगर, तो उसके जो सभी सेक्टर हैं उसमें हमें बैलेंस देखने को मिलता है, यानी कि सभी सेक्टर में जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो किस में मिलती है? प्राइमरी सोर्स में, यानी एग्रीकल्चर में, है ना, माइनिंग में, फॉरेस्ट्री में है। तो ये सारे जो सोर्स हैं वो प्राइमरी सोर्स के अंदर आते हैं, है ना। तो ये बैकवर्डनेस का फिर से एक इम्पॉर्टेंट साइन है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वो सारे बेसिक एलिमेंट जो नेसेसरी हैं हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़, है ना। ये सारी चीज़ों से हमारे देश का फाउंडेशन ग्रो होता है ना। तो अगर ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है हमारी कंट्री का, तो हमारी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होता है। अगर आपसे कोई कहता है हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, तो उसका क्या मतलब? वो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग फैसिलिटीज़ के बारे में बात है, ठीक है। अगर इन चीज़ों में हम ग्रोथ करते हैं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होता है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो इसकी 4 ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जो रेलवेज़ थी वो डेवलप्ड हुई थी, क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए? फिनिश गुड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जो रेलवेज़ थी उसको डेवलप करवाया था किसने? ब्रिटिशर्स ने, ताकि जो गुड्स है, जो फॉरेन कंट्रीज से, जो ब्रिटेन से जो गुड आया है, उसको पूरी कंट्री में ब्रिटेन क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट कर सके और उसको सेल कर सके, ठीक है। क्योंकि हमारी कंट्री के सुदूर क्षेत्र, सुदूर मतलब जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, यानी कि जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी हमारे देश में, उन्होंने क्या किया था? डेवलप कराया था ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है, ताकि जो साइज़ हो ब्रिटिश मार्केट का इंडिया में वो क्या हो जाए? इंक्रीज़ हो जाए। तो अगेन ये फिर से उन्हीं के फ़ायदे में था, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है
जो पोर्ट हैं उनको डेवलप कराया गया, ठीक है, ताकि पोर्ट की मदद से, बंदरगाह की मदद से, है ना, जहाँ पे शिप्स आते और जाते हैं, जहाँ से शिप्स, तो पोर्ट्स को भी डेवलप इसीलिए कराया गया जो इंडिया का रॉ मटेरियल है उसको बहुत आसानी से ब्रिटेन भेजा जा सके, ठीक है। तो इसमें फिर से ब्रिटेन का फ़ायदा था, है ना, और ब्रिटेन से बना हुआ जो फिनिश गुड है वो इंडिया में इजीली इंपोर्ट किया जा सके। थर्ड पॉइंट है पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विस को भी बढ़ाया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है रोड को डेवलप किया गया, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया गया, कारण वही था रॉ मटेरियल ताकि डिफरेंट पोर्ट तक पहुंच पाए, ठीक है ना, और अलग अलग पोर्ट से वो ब्रिटेन की इंडस्ट्री तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ थे ऑब्जर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के इंक्रीज़ होने के एट द टाइम ऑफ 1951 के समय की मैं बात करूं तो जो ब्रिटिशर्स ने इम्प्रूवमेंट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कुछ इन कारणों की वजह से किया था। नाउ आई एम गोइंग टू रेज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, है ना। आप सबके सामने मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सजेस्ट करने वाला हूँ, उसको आप समझ सकते हैं। वाई was any पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्या ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया पर रूल किया था, शासन किया था, उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट था इंडिया के ऊपर, है ना। तो अब हम इस विषय में चर्चा करेंगे, ओके। सो पहला था कमर्शियल आउटब्रेक ऑफ द फार्मर, है ना। तो क्या है ये? Forced commercialization of agriculture under the British rule exposed the sustenance farming to uncertainties of the market. True, but it also lead to gradual change in the outlook of the farmer. The farmer start considering market price of the produce as important determinants of the प्रोडक्शन डिसीजन, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा क्या हुआ, देखिए, जो फार्मर थे वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं करते थे, आपको पता है, वो सिर्फ सस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए ही, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही फार्मिंग करते थे, ठीक है। ये बात फैक्ट है, क्योंकि तो उससे ये होता था कि जो फार्मर्स होते थे उनको पता नहीं होता था मार्केट कंडीशन के बारे में, वो पता नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता था, क्योंकि वो हमेशा से सस्टेंसिंग फार्मिंग करते हुए आए हैं, है ना। तो इसकी वजह से फार्मर्स को मार्केट कंडीशन के बारे में पता चला और उनको ये भी पता चला कि हमको किस टाइप की क्रॉप को ग्रो करना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा हो। तो जो प्रोडक्शन डिसीजन था रिगार्डिंग कि हमको किस प्रकार का जो क्रॉप है वो ग्रो करना चाहिए, तो उसके बारे में भी जो फार्मर को नॉलेज मिली वो किससे से मिली? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से। तो कुल मिला के बात यह है, अगर कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर जो हमारे देश के फार्मर के पास आया वो ब्रिटेन की वजह से आया और वो एक प्रकार से पॉजिटिव साइन है, ठीक है। बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रेलवे का विस्तार कराया, यानी कि रेलवे का स्प्रेड कराया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। रोड्स को ओपन कराया, ठीक है, रोडवे को इंक्रीज़ कराया। तो ये दोनों ही चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, क्योंकि इन दोनों ही कामों में जो लेबर का यूज़ हुआ वो इंडियन लेबर का यूज़ हुआ, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई इंडिया के लिए, जिससे इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ हुई इंडिया की। फैमाइन, rapid means of transport facilitate rapid movement of food grain to the famine affected area. Accordingly famines were controlled. देखिए थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में उन्होंने रूल किया तो तीसरा उससे फ़ायदा क्या हुआ, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ? तो तीसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा फेमाइन होता था। फेमाइन मतलब सूखा पड़ता था। तो जब सूखा पड़ता था तो रेलवेज़ और जो ट्रांसपोर्टेशन थे, यानी कि जो रोडवेज थे, ये स्प्रेड कराए थे किसने? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो ये जब स्प्रेड हुए तो इसके साथ जो खाना था, जो फूड था, है ना, वो उन सूखे एरियाओं में पहुंचाया जाता था, उन फेमाइन अफेक्टेड एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा कि हम फेमाइन को कंट्रोल कर पाए। क्यों कंट्रोल कर पाए? क्योंकि हम उन सूखे क्षेत्र में, है ना, उन सूखे एरिया में, उन फेमाइन अफेक्टेड एरियाज़ में जो फूड था उसको ट्रांसपोर्ट कर पाते थे, है ना। तो अकॉर्डिंगली फेमाइन वर कंट्रोल्ड। सो दैट इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर ऑन द इंडियन इकनॉमी। फोर्थ इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट था हमारी इकनॉमी पे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो ये था कि ब्रिटिशर के आने से जो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है वो स्टार्ट हो गया। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज मीन्स मनी
एक्सचेंज सिस्टम, है ना। उससे पहले जो होता था वो बार्टर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था इंडिया में। बार्टर सिस्टम मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, कॉमोडिटी एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी के बदले में हम दूसरी कॉमोडिटी लेते थे, तो कॉमोडिटी की जगह कॉमोडिटी एक्सचेंज होती थी। तो वो मॉनेटरी सिस्टम फॉलो नहीं होता था। जब ब्रिटिशर इंडिया आए तो उनके साथ मॉनेटरी सिस्टम भी आया। मॉनेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि एक्सचेंज होना गुड्स एंड सर्विस का फॉर द मनी, मनी की वजह से गुड्स और सर्विस का क्या होना, एक्सचेंज होना, है ना। तो ये जो मॉनेटरी सिस्टम था ये ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हुआ, जिससे काफ़ी सारी चीज़ों में हमें फ़ायदा हुआ, जैसे कि डिवीज़न ऑफ लेबर में, स्पेशलाइजेशन में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। अब डिवीज़न ऑफ लेबर का ये है कि अगर हम मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को यूज़ करेंगे तो हम लेबर को बता पाएंगे कि अगर वो एक मंथ हमारे यहाँ काम करता है तो हम उसको कितनी वेजेस देंगे, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू को भी हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में देने वाली जो पेमेंट है उसके बारे में भी हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं। तो मनी जो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा, ठीक है, इंडिया के लिए। फिफ्थ पॉइंट, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर के आने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये हुआ कि हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एक अच्छा शासन, एक बहुत अच्छा शासन मिला, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना, है ना। दिस सर्व्ड एज अ रेडी इंटरफेस फॉर द पॉलिटिक्स एंड प्लानर। अब जब हमें 1947 के बाद न्यू प्लानिंग करनी थी तो ब्रिटिशर्स का छोड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमने एज इट इज़ यूज़ किया। तो जो पॉलिटिशियंस और जो प्लानर थे उनको पहले से ही रेडीमेड बनाया गया, यानी ब्रिटिशर द्वारा बनाया गया शासकीय प्रबंधन पहले से ही प्राप्त हुआ, है ना। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है, ठीक है, कि हमें इससे फ़ायदा हुआ। ओके, so that's it for this chapter. So this chapter is end. If you have any query or problem you can just mention in the comment box or you can directly contact to me, and thank you very much for watching this video. I will upload the next chapter soon.